भाऊ, एक जेब में हाथ डाल करके राहुल गांधी तो आज पटना पहुंच गए खरगे साहब को लेकर के। हालांकि उनकी माता जी, उनकी बहन जी तो दिखाई नहीं दी, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन बम या नाइट्रोजन बम लेकर के पहुंचे वहां? हाँ, इसीलिए तो जेब में हाथ रखते हैं ना, बटन पर हाथ है, निकल गया तो फट जाएगा। और ये तो फिदाइन है नहीं, फिदाइन जो होता है वो फिदाइन खुद को उड़ा देता है बम के साथ। ये हमेशा मोदी सरकार या चुनाव आयोग को उड़ाने की बातें करते हैं, लेकिन हाथ बाया हाथ जेब से नहीं निकालते, क्योंकि उनके जेब में बम रखा है। जो सब लोग बोलते हैं ना, अभी नहीं निकला, अभी नहीं निकला, क्योंकि वो जेब से हाथ नहीं निकालते तो बम कैसे निकलेगा। और जेब से हाथ निकाला तो बम फट जाएगा। मजाक बना रखा है और कुछ नहीं। और मेरी समझ में नहीं आता, मैंने वो थोड़ा सर्च किया तो 40 साल बाद पटना में कांग्रेस की ये कोई हो रहा है। और 40 साल यानी मेरा ख्याल है, हाँ, 35 साल हो गए। 84 साल बाद। ये 1940 में हुई थी पिछली, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब सीडब्ल्यूसी बैठी थी। जी हाँ, जी नहीं, 1984 में मैंने कहीं पढ़ा, ये हो जी भी सकता है। उस वक्त तो कांग्रेस की तूती बोलती थी। मिश्रा बंधु थे उधर, एल मिश्रा, जो ऐसे ही बम फटने से मरे थे, रेलवे मंत्री थे केंद्र में। और उनके भाई जगन्नाथ मिश्रा, वो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी जी वो आखिरी नेता हमने सुना है जिसका बिहार में कुछ नाम था। पैन बिहार में, पूरे बिहार में जिसको कांग्रेस का नेता करके पहचाना जाता था, वो शायद, मेरे ख्याल है कि वो आखिरी नेता था। उसके बाद कोई बिहार का नेता, कांग्रेस का राज्य का नेता, ऐसा मैंने सुना नहीं। तो इसलिए इनको लगता है कि ऐसा कुछ दिखावा खड़ा कर दो तो वोटर आपके पास आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे भाई? आप क्या देने वाले हो, आप क्या करने वाले हो? और अगर करना चाहते हो तो जिस पार्टी को लेकर आए हो, वो पार्टी तो 40 साल से बिहार में कम से कम सत्ता में थी, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, ना आपकी पार्टी ने कुछ किया। फिर लालू के समय में भी आपके एक दो मंत्री तो हुआ करते थे, उस वक्त आपने क्या किया? बात ये ना कि ये होगा तो वो होगा। वो क्या होता है देखो, पीएमसी बैंक मुंबई में डूब गई, आपको मालूम है? सहारा बिल्कुल। स्कैंडल तो आपको मालूम है कि आज आप रखो, 4 साल में आपके पैसे 10 गुना हो जाएंगे। लेकिन आज कैश रखो, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, क्या पता है क्या होने वाला है मेरे पैसे का। इस तरीके का आश्वासन देना। अब आप पीछे जाइए, पिछले पिछले चुनाव में खटाखट 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 आपके खाते में पैसे आने वाले थे, वो कहां गए? बाकी बाकी बातें छोड़ दो, कम से कम कर्नाटक में, तेलंगाना में और हिमाचल में आपकी सरकार है, वहां तो दिखा दो कुछ करिश्मा। ये 72 नहीं, 22,000 रुपए डालो लोगों के खाते में, आपने कुछ नहीं डाला। तो बात ये है ना कि लोग लोग भूलते नहीं है ना, लोग भूलते नहीं है। ये खुद भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या आश्वासन दिया है, और नया आश्वासन लेकर आते हैं। तो जो कुछ वहां प्रस्ताव वगैरह पारित हो गए, तो लोग परिवर्तन क्यों करेंगे? परिवर्तन लोगों को चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि देश में मोदी सरकार है वो बदले, लेकिन बदलने का मतलब ये होता है कि इससे भी अच्छा और कुछ मिलने वाला है। हमारे घर में कोई टीवी होगा, रेडियो होगा, या वॉशिंग मशीन होगा, स्कूटर होगी, वो हम बदलने का विचार सोचते हैं ना भाई। 4-5 साल हो गए, ये गाड़ी पुरानी हो गई, ये टीवी पुराना हो गया, अब नया लाना है। तो जो नया लाना है उसके लिए पैसे लगते हैं। और दूसरी बात, उसमें कुछ तो नया भी होना चाहिए ना, प्रोविजन। उसमें अगर वो नई कोई प्रोविजन नहीं है तो मैं बदलूंगा क्यों? या बीजेपी की जो सरकार है
उससे बदलकर क्या लाने वाले हैं। तो मैंने आपने जो भेजा था वो मैंने देखा कि क्या क्या प्रस्ताव है। तो एक प्रस्ताव है कि 50% से ज्यादा आरक्षण। अब आरक्षण बोलोगे तो वो जरांगे मामला आ जाता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में 3 बार प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके बावजूद अगर मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो ये कहां से देंगे। तो उन्होंने उसको ये किया है कि हाँ तो पारित करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेंगे, उसको 9th शेड्यूल में डालो। अब 9th शेड्यूल की यानी जो 9वां परिशिष्ट है उसमें क्या बात है इनको पता नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में 9th शेड्यूल की भी चर्चा हो चुकी है, 18 साल पहले हुई है, 2007 मुझे याद है, क्योंकि उस वक्त मैं अमेरिका में था। 2006 और 7 में मैं अमेरिका में था और पोर्टल पर वेबसाइट पर यहाँ की खबरें देखता था। तो मुझे याद है कि राजस्थान में गुज्जर रिजर्वेशन का मामला था, बहुत लंबा खींचा गया था, आगजनी हुई थी, रेलवे ट्रैक बंद कर दिए थे लोगों ने, आपको याद होगा। तो उस वक्त राजस्थान के जो वकील थे सरकार के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि तमिलनाडु में तो 63% है, हमें क्यों रोक रहे हो। तो बोला तमिलनाडु का 63% है, उसकी छटनी नहीं हुई है क्योंकि वो 9th शेड्यूल में है। तो राजस्थान के वकील ने बोल दिया कि ठीक है, हम फिर से ये प्रस्ताव पारित करते हैं और 9th शेड्यूल में डाल देते। तो उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने राजस्थान के वकील को बोल दिया जरूर डालो, कोई बात नहीं, फिर तो हम 9th शेड्यूल ओपन करेंगे। इसका मतलब 9th शेड्यूल में जो लॉ पास करके रखे गए हैं उसकी कोर्ट में छटनी नहीं होती, और इसलिए वो बच गया है। अगर तुम करोगे तो तुम्हारे साथ साथ वो भी हम छटनी के लिए निकालेंगे, और फिर वो 2 लॉज नहीं, जितने जो कुछ 100-150 लॉ 9th शेड्यूल में पड़े वो सब कोर्ट की छटनी में आ जाएंगे, स्क्रूटिनी में आ जाएंगे। तो जाओ करो, या तो ये याचिका वापस ले लो। वो चुपचाप उसने याचिका वापस ली थी राजस्थान सरकार के वकील ने, तो ये तक इनको पता नहीं है, और ये बोल रहे 9th शेड्यूल में डालेंगे, कुछ भी करोगे। और उस वक्त मुझे याद है कि कोर्ट में किसी ने बोला था, किसी जज ने, कि जो इलीगल है वो इलीगल है, वो 9th शेड्यूल में डाल के किसका बचाव नहीं हो सकता। किसी की मर्डर करोगे और इसको पकड़ नहीं सकते, ऐसा कानून बनाओगे और 9th शेड्यूल में डालोगे, तो क्या वो मर्डरर को हम छोड़ेंगे। कुछ भी करके 9th शेड्यूल में डालेंगे, ये धमकियां नहीं चलेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बता दिया था। तो इसका अगर CWC को, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को पता तक नहीं है, तो ये पूरे जो प्रस्ताव पारित किए उसके बारे में भी उनको कुछ भी मालूम नहीं। इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है, इस निचोड़ पर आना पड़ता है कि ये पास तो जो कुछ सामने ड्राफ्ट आया है, जोर जोर भाषण करो, हाथ ऊपर करो, प्रस्ताव पारित, उससे कुछ होने वाला नहीं।